वेलकम टू ऑल माय डियर स्टूडेंट्स। स्वागत है आपका अपने चैनल पढ़ाई लिखाई पे विद मी वीरेंद्र। तो आइए स्टूडेंट, आज हम देखने वाले हैं क्लास 8 का साइंस मिशन नाम की बुक है, चैप्टर नंबर 2, जिसका नाम है माइक्रो ऑर्गेनिज्म फ्रेंड और फू। ठीक है, तो चलिए इसको चैप्टर का सॉल्यूशन कंप्लीट हम देखने वाले हैं। इससे पहले हम अपने वीडियो को स्टार्ट करें, हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा और हाँ, बेल आइकन दबाना बिल्कुल भी ना भूलिएगा ताकि टाइमली नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। चलिए, टेस्ट योर लर्निंग के आउटकम्स के नाम से कुछ पार्ट दिए हैं, क्वेश्चन बीच बीच में दिए हुए हैं, उसको देखते हैं। पहला क्वेश्चन, वाई आर पीपल इन द पास्ट इग्नोरेंट ऑफ माइक्रोब्स, यानी पुराने समय में जो लोग हुआ करते थे वो इग्नोरेंट क्यों रहा करते हैं, मतलब कि उनको पता नहीं होती थी, उनको जानकारी नहीं हुआ करती थी माइक्रोब्स यानी माइक्रो ऑर्गेनिज्म के बारे में। तो ऐसा क्यों हुआ करता था? आंसर देखेंगे, माइक्रो ऑर्गेनिज्म बीइंग वेरी स्मॉल इन साइज, क्योंकि माइक्रो ऑर्गेनिज्म बड़ी छोटी होती थी साइज में, वर नॉट सीन इन अर्ली डेज, तो उनको हम आसानी से नहीं देख पाते थे पुराने समय में। हैंस मैन वाज इग्नोरेंट अबाउट दैम, तो इसलिए वो क्या था, इग्नोरेंट था, यानी वो उससे परिचित नहीं था। नेक्स्ट देखने वाले हैं, हाउ मच मैग्निफाइड इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट कैन बी व्यूड अंडर ए कंपाउंड माइक्रोस्कोप, मीन्स एक कंपाउंड माइक्रोस्कोप से आप कितने गुना मैग्निफाइड इमेज को देख सकते हैं। राइट आंसर है बेटा, इन ए कंपाउंड माइक्रोस्कोप द ऑब्जेक्ट बीइंग व्यूड इज मैग्निफाइड अप टू 1000 टाइम, कितना 1000 टाइम, यानी कोई चीज अगर 1 सेंटीमीटर की है तो वो आपको 1000 सेंटीमीटर की दिखाई देगी, यानी आप 1000 टाइम्स उसको मल्टीप्लाई कर सकते थे, जूम कर सकते थे। चलिए नेक्स्ट, विच माइक्रोस्कोप इज सुटेबल टू लर्न अबाउट वेरी टिनी ऑब्जेक्ट्स, यानी वो कौन सा ऑब्जेक्ट है जो कि बहुत ही छोटी चीजों को देखने के लिए सुटेबल रहेगा, काम आ सकता है। आंसर इज इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। नेक्स्ट, विच इज द स्मॉलेस्ट माइक्रोब नॉन टिल टुडे, आज तक की डेट में जितने भी माइक्रोब्स का पता चला है उनमें सबसे छोटी माइक्रो ऑर्गेनिज्म कौन सी है, ये आपको बताना है। तो बेटा राइट आंसर क्या हो जाएगा? बेटा राइट आंसर है इसमें क्या, वायरस। आज तक जितनी भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म आई हैं उसमें वायरस से छोटी ऑर्गेनिज्म का पता अभी तक हम नहीं लगा पाए हैं, यानी सबसे छोटी ऑर्गेनिज्म कौन सी है, वायरस। टेस्ट योर लर्निंग आउटकम्स 2 पार्ट 2 है, देखिए क्या है। नेम 4 डिफरेंट शेप्स ऑफ बैक्टीरियल सेल्स, यानी आपको क्या करना है ना, आपको बताना है 4 डिफरेंट शेप्स के बैक्टीरियल सेल्स बताने। आंसर, बेसिलस हो गया, प्लूरल वेसिली हो गया, इज रॉड शेप, कोकस जिसको प्लूरल भी कहते हैं कोकी, इस स्फेरिकल और वॉल शेप, स्पेरेलम हो गया, प्लूरल हो है जो कि क्वाइल लाइक ए स्पाइरल होता है। ठीक है, तो यानी हमने यहाँ पे 3 के नाम दिए हैं, एक आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। ठीक है, चलिए देखते हैं। तो ये वेसिलस की है ना, रॉड शेप दी है, इस तरह की स्ट्रक्चर यहाँ पे दी हुई है। नेक्स्ट, विच बैक्टीरियम इज ऑलवेज सिलिएटेड, कौन सा बैक्टीरियम है जो हमेशा सिलिएटेड रहता है? तो आंसर है वाइब्रियो जो होता है बैक्टीरियम, वो हमेशा क्या रहता है, सिलिएटेड रहता है। नेक्स्ट, व्हाट आर प्रोटोजोआ एनिमल्स, प्रोटोजोआ एनिमल्स जो होते हैं वो क्या होते हैं? आंसर, द माइक्रोब विच शोज एनिमल लाइक कैरेक्टरिस्टिक्स इज कॉल्ड प्रोटोजोआ एनिमल्स, ऐसे माइक्रोब्स ऐसे है ना जो एनिमल की तरह कैरेक्टरिस्टिक्स शो करते हैं उनको प्रोटोजोआ एनिमल्स कहते हैं, जैसे कि आपका हो गया यूग्लिना। तो ये देखिए बेटा, यूग्लिना की इमेज यहाँ पे बनी हुई है। नेक्स्ट, नेम द 3 मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन फंगस प्लांट्स, वो कह रहा 3 तरह के मोड ऑफ न्यूट्रिशन बताइए फंगस प्लांट में। तो आंसर है सेप्रोफाइटिक होता है, पैरासिटिक होता है एंड सिम्बायोटिक टाइप का होता है। चलिए नेक्स्ट, व्हाट टाइप ऑफ प्लांट्स आर एल्गी, एल्गी किस टाइप के प्लांट्स होते हैं? वेयर डू वी फाइंड दैम, और हम उन्हें कहाँ पा सकते हैं? आंसर, एल्गी आर एक्वेटिक प्लांट्स, एक्वेटिक मतलब पानी में रहने वाले, फाउंड इन वेट प्लेसेस, उनको हम गीली जगह नमी वाली जगह पे पा सकते हैं आसानी से। नेक्स्ट, नेम द डिफरेंट काइंड्स ऑफ एल्गी बेस्ड ऑन कलर, अलग अलग टाइप के एल्गी बताने हैं, नेम बताने हैं जिनका कलर अलग अलग हो, जैसे कि बेटा देखो ग्रीन हो गए, ब्लू ग्रीन हो गए, रेड हो गए और ब्राउन हो गए, है ना। तो ये 4 नाम हमने यहाँ पे बताए हैं। नेक्स्ट, नेम सम यूजफुल एल्गी, कुछ यूजफुल एल्गी के नाम बताने हैं बेटा। आंसर है ब्लू ग्रीन एल्गी। यूजफुल क्यों है बेटा? क्योंकि ये नाइट्रोजन फिक्सेशन का काम करता है। क्या करता है? नाइट्रोजन फिक्सेशन का काम करता है सॉइल में। ब्राउन एल्गी क्या करता है बेटा? ये रिच सोर्स ऑफ नेचुरल आयोडीन है, किसका?
यानी ब्राउन ग्रीन एल्गी आ जाए तो आप आयोडीन समझ जाइएगा बेटा। चलिए नेक्स्ट, व्हाट इज ए कॉमन कैरेक्टर बिटवीन ब्लू ग्रीन एल्गी एंड सिम्बायोटिक बैक्टीरियम। तो यानी पूछा गया है कि ये बताओ भाई ब्लू ग्रीन एल्गी और सिम्बायोटिक बैक्टीरियम में क्या कॉमन चीज है। आंसर, बैक्टीरिया आर ऑलवेज सिंगल सेल बट एल्गी में बी सिंगल सेल और मल्टी सेलुलर। तो यहाँ पे कहेंगे कि बैक्टीरिया सिंगल सेल होता है, एल्गी भी सिंगल सेल हो सकता है। तो ये एक टाइप की कॉमन कैरेक्टरिस्टिक यहाँ पे देखी जा सकती है। हालांकि वो मल्टी सेलुलर भी हो सकता है, लेकिन क्या सिंगल सेल भी हो सकता है, तो एक कॉमन चीजें हो जाएंगी उसमें फिर, है ना। नेक्स्ट, वेयर शुड बी सर्च फॉर रेड एंड ब्लू एल्गी। तो कह रहा है हमें कहाँ सर्च करना चाहिए रेड और ब्लू एल्गी को। आंसर, वी शुड सर्च फॉर रेड एंड ब्लू ग्रीन एल्गी इन सी वाटर। कहाँ पे, समुद्र के पानी में सर्च करना चाहिए। नेक्स्ट देखते हैं, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन आ चुके हैं बेटा, एमसीक्यू। चलिए देखते हैं क्या है एमसीक्यू क्वेश्चंस। देखो भाई मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस आ चुके हैं। देखिए, द मोस्ट कॉमन कैरियर ऑफ कम्युनिकेबल डिजीज इज। देखो बेटा उसने कहा है मोस्ट कॉमन, सबसे ज्यादा कॉमन कौन सा है। ऐसे तो बहुत भी हो सकते हैं, लेकिन सबसे ज्यादा कॉमनली कौन सा होता है। क्या वो कॉकरोच होता है, मॉस्किटो होता है, हाउस फ्लाई होती है, स्पाइडर होता है। ठीक है, तो सभी घरों में पाए जाते हैं, लेकिन जनरली कौन पाया जाता है। तो दैट्स वाई राइट आंसर हो जाएगा बेटा हाउस फ्लाई। क्या हो जाएगा, हाउस फ्लाई इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, एन ऑर्गेनिज्म कंसिडर्ड टू बी बिटवीन लिविंग एंड नॉन लिविंग इज। यानी ऐसी ऑर्गेनिज्म का नाम बताइए जो लिविंग और नॉन लिविंग में, है ना, क्या हो, उनमें कनेक्टिंग लिंक की तरह बिहेव करती हो। तो क्या बेटा वो बैक्टीरियम होगा, प्लाज्मोडियम होगा, वायरस होगा, ईस्ट होगा। तो राइट आंसर है बेटा वायरस इज द राइट आंसर, है ना। चलिए नेक्स्ट, ईस्ट इज यूनिसेलुलर। ईस्ट क्या है, एक यूनिसेलुलर। एल्गा है, फंगस है, बैक्टीरिया है, प्रोटोजोआ है। तो राइट आंसर हो जाएगा बेटा फंगस है। क्या है बेटा, फंगस। नेक्स्ट, कन्वर्जन ऑफ शुगर इनटू अल्कोहल बाय ईस्ट इज। यानी कि शुगर का कन्वर्जन अल्कोहल में ये क्या कहलाता है, ईस्ट के द्वारा, है ना। क्या कहलाता है, क्या ये पास्चुराइजेशन कहलाता है, स्टरलाइजेशन कहलाता है, फर्मेंटेशन कहलाता है, या कर्डिंग कहलाता है। राइट आंसर है बेटा फर्मेंटेशन कहलाएगा। नेक्स्ट, पैथोजन रेस्पॉन्सिबल फॉर कॉजिंग मलेरिया इज। वो पैथोजन के नाम बताने हैं जिनकी वजह से मलेरिया होता है। क्या बैक्टीरियोफेज है, माउल्ड है, बैक्टीरियम है, प्लाज्मोडियम है। राइट आंसर हो जाएगा बेटा प्लाज्मोडियम होता है। नेक्स्ट, पास्चुराइजेशन ऑफ मिल्क डिस्ट्रॉय। पास्चुराइजेशन करने से मिल्क का क्या चीज़ें डिस्ट्रॉय हो जाती हैं। कह रहे हैं कि विटामिन हो जाते हैं, जम्स हो जाते हैं, फैट्स हो जाते हैं, प्रोटीन्स हो जाते हैं। राइट आंसर जाएगा बेटा जम्स डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। नेक्स्ट, कैरियर ऑफ मलेरिया कॉजिंग प्रोटोजोआ इज। मलेरिया फैलाने वाले जो प्रोटोजोआ होते हैं उनका कैरियर कौन होता है। मेल एनाफिलीज मॉस्किटो, फीमेल एनाफिलीज मॉस्किटो, मेल एडीज मॉस्किटो एंड लास्ट है फीमेल एडीज मॉस्किटो। राइट आंसर है बेटा फीमेल एनाफिलीज मॉस्किटो। नेक्स्ट, ईस्ट हेल्प इन द प्रोडक्शन ऑफ। ईस्ट किस चीज के प्रोडक्शन में हेल्प करता है, शुगर के, स्टार्च के, ऑक्सीजन के, या अल्कोहल के। तो राइट आंसर है बेटा किसके, अल्कोहल के प्रोडक्शन में मदद करता है। फर्मेंटेशन नाम आपने सुना है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, आयोडीन इज ऑब्टेन फ्रॉम, है ना। ये थ्योरी में क्वेश्चन भी हम पहले देख चुके हैं। वायरस से, बैक्टीरिया से, फंगी से, या ब्राउन एल्गी से। राइट आंसर ब्राउन एल्गी। नेक्स्ट, द माइक्रो ऑर्गेनिज्म विच हैज द एबिलिटी टू फिक्स एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन कौन है बेटा, यूग्लिना है, राइजोबियम है, क्लोरेला है, ईस्ट है। तो इससे पिछले चैप्टर में खूब भर भर के हम लोग पढ़े थे। राइट आंसर हो जाएगा बेटा राइजोबियम। क्या हो जाएगा, राइजोबियम। नेक्स्ट, मैच द फॉलोइंग करके क्वेश्चन आ चुके हैं। चलिए मैचिंग पे चलते हैं, कॉलम ए कॉलम बी की। मैं आपसे फिर कहूंगा बेटा मैच ऑफ द फॉलोइंग में आपको क्या करना चाहिए, जो पार्ट आता है पहले उसको लगा दें, बाकी जो बचेगा तब देखा जाएगा। ठीक है, तो चलिए भाई देखते हैं क्या है। तो भाई क्या आप जानते हैं ल्यूवेनहॉक के बारे में। इन्होंने क्या किया था, माइक्रोस्कोप याद आ रहा है कुछ, ल्यूवेनहॉक माइक्रोस्कोप में कुछ देखा था इन्होंने, है ना। चलिए नेक्स्ट, एलन मैककिफ, ये नहीं लुइस पास्चर। हाँ, पास्चर को हम आसानी से समझ सकते हैं। तो लुइस पास्चर क्या है भाई, पास्चराइजेशन नाम से ही समझ में आ रहा है, जो समझ में आ रहा है पहले उसको लगा दो, है ना, बाकी की बाद में देखेंगे, है ना। नेक्स्ट क्या हमको समझ में आ रहा है भाई, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग, पेनिसिलिन है क्या कहीं पे, ये है, ये भी हम चैप्टर में पढ़े हैं बहुत अच्छे से।
ठीक है। और देखिए और क्या समझ में आता है हमको, ठीक है। वैक्सीन के बारे में जानते हैं क्या बेटा, वैक्सीन के बारे में एडवर्ड जेनर कौन थे, वैक्सीन के रिलेटेड हैं। अब बचे हमारे पास ऑप्शन 2 एली मैकेंटॉफ, ठीक है, मैकेनॉफ, और लास्ट बचा है कौन, जोसेफ लिस्टर बचे हैं। तो भाई लास्ट देखिए आप क्या हो जाएगा, एक है ना फैगोसाइटिस बचा है, साइट्स बचे हैं, एंटीसेप्टिक बचा है। तो यहाँ पे मैं बता दूं बेटा ये चला जाएगा आपका इसके साथ, और एंटीसेप्टिक के साथ जाएंगे जोसेफ लिस्टर। कौन जाएंगे, जोसेफ लिस्टर जाएंगे। चलिए तो इस तरह से आपने देखा ये चीजें ऐसे हो जाएंगी। तो इस तरह आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, इस तरह हमने इसको कर दिया गया है, अरेंज कर दिया सही से। नेक्स्ट, गिव वन वर्ड आंसर। वन वर्ड आंसर देने बेटा क्या है, ऑर्गेनेज विच कैन बी सीन ओनली अंडर माइक्रोस्कोप। ऐसी ऑर्गेनेज जिनको केवल माइक्रोस्कोप के अंडर देखा जा सकता है। तो राइट आंसर है बेटा माइक्रो ऑर्गेनिज्म कहते हैं ऐसी ऑर्गेनिज्म को। नेक्स्ट, स्टडी ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म इज नोन एज क्या कहते हैं बेटा, माइक्रोबायोलॉजी। क्या कहते हैं, माइक्रोबायोलॉजी। नेक्स्ट, प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ शुगर इनटू अल्कोहल बाय ईस्ट। वो कह रहा है कि शुगर को अल्कोहल में कन्वर्ट करना ईस्ट की मदद से, ये जो प्रोसेस होता है कन्वर्जन का, इसको हम क्या कहते हैं। राइट आंसर है फर्मेंटेशन। क्या कहेंगे बेटा, फर्मेंटेशन कहेंगे। नेक्स्ट, प्रोसेस ऑफ मेकिंग एन ऑब्जेक्ट फ्री फ्रॉम जर्म्स। एक ऑब्जेक्ट को जर्म्स से फ्री बनाना, जर्म्स उसमें होनी ही चाहिए, खत्म कर देना है, तो इसको हम क्या कहते हैं। तो बेटा राइट आंसर है स्टरलाइजेशन। क्या कहते हैं, स्टरलाइजेशन। नेक्स्ट, सब्सटेंस प्रोड्यूस्ड बाय एन ऑर्गेनिज्म विच इज पॉइजन फॉर अदर ऑर्गेनिज्म। एक ऐसा सब्सटेंस प्रोड्यूस करना किसी ऑर्गेनिज्म के द्वारा जो कि दूसरी ऑर्गेनिज्म के लिए पॉइजन हो। राइट आंसर है बेटा एंटीबॉडीज। क्या कहते हैं इनको, एंटीबॉडीज कहते हैं। नेक्स्ट, प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन इनटू नाइट्रोजनस कंपाउंड। कह रहा है कि भाई एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को कन्वर्ट करना है नाइट्रोजनस कंपाउंड में, तो इस प्रोसेस को क्या कहते हैं बेटा, आंसर है नाइट्रोजन फिक्सेशन। नेक्स्ट, डिजीज कॉजिंग माइक्रोब्स क्या कहलाती हैं, पैथोजेंस। क्या कहलाती है बेटा, पैथोजेंस। नेक्स्ट, द स्मॉलेस्ट नॉन माइक्रोब। माइक्रो मतलब माइक्रो ऑर्गेनिज्म। तो आज तक सबसे छोटी माइक्रो ऑर्गेनिज्म कौन है जो आज तक पता लगा चुके हैं। तो ये हम पहले भी पढ़ चुके थे टेस्ट योर लर्निंग में। आंसर है बेटा क्या, वायरस। क्या है बेटा, वायरस। नेक्स्ट, ए मेडिसिन विच हैज जर्म्स फॉर ए डिजीज एंड इज इंजेक्टेड इन ए पेशेंट फॉर कल्टिवेटिंग एंटीबॉडीज। यानी एक मेडिसिन जिसके पास जर्म्स हैं, ठीक है, किसी बीमारी के लिए उसको इंजेक्ट कर दिया जाता है पेशेंट की बॉडी में ताकि वो एंटीबॉडीज बना सके, कल्टीवेट कर सके, ठीक है। तो ये किस चीज़ की बात करी जा रही है बेटा, वैक्सीन की। किसकी, वैक्सीन। और जो प्रोसेस होता है वो कहलाता है वैक्सीनेशन। क्या कहलाता है बेटा, वैक्सीनेशन। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, ए वायरस दैट फीड्स ऑन बैक्टीरिया। एक वायरस जो बैक्टीरिया को ही खा जाता है, कहते हैं उसको बेटा बैक्टीरियोफेज। क्या कहते हैं, बैक्टीरियोफेज। नेक्स्ट, थियोरेटिकल क्वेश्चन आ गए हैं, शॉर्ट क्वेश्चन लॉन्ग क्वेश्चन है इसमें। तो पहले देखते हैं शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस। अब देखते हैं कहला वाई, यानी ये कुछ ए स्टेटमेंट दिया, ये ऐसा क्यों है भाई, क्यों हो रहा है ना। चलिए जानते हैं। मिल्क गेट्स स्पॉइल्ड क्विकली इन द समर। मिल्क गर्मियों के दिनों में जल्दी स्पॉइल हो जाता है, खराब हो जाता है, ऐसा क्यों, वाई, है ना। तो ये हर क्वेश्चन के साथ हम वाई जोड़ दिया करेंगे। चलिए नेक्स्ट देखते हैं जरा। एट हाइयर टेम्परेचर, जैसे गर्मियों के दिनों में टेम्परेचर हाइयर होता है, इन द समर लैक्टोबैसिलस फंक्शन मोर विगोरसली। तो जो लैक्टोबैसिलस होता है उसका काम बहुत तेजी से, फास्टली, क्विकली होने लगता है, एंड स्पॉइल द मिल्क, जिसकी वजह से क्या हो जाता है, मिल्क हमारा खराब हो जाता है। नेक्स्ट, कर्लिंग ऑफ मिल्क टेकन प्लेस व्हेन ए लिटिल कर्ड इज एडेड टू इट। कह रहा है कर्लिंग ऑफ मिल्क, है ना, यानी कि मिल्क से दही बनना, ए लिटिल कर्ड इज, उसमें जबकि थोड़ी सी दही मिला देते हैं तो वो आसानी से जम जाती है, ठीक है। क्यों भाई ऐसा, वाई, तो वह हमने कहा था वाई सबके आगे लगा देंगे। आंसर, व्हेन वी ऐड कर्ड टू मिल्क बैक्टीरिया नेम्ड लैक्टोबैसिलस आल्सो एडेड टू मिल्क। तो कह रहा है कि जब मिल्क मिलाते हैं तो मिल्क में प्रेजेंट जो होता है लैक्टोबैसिलस वो भी उसमें ऐड हो जाता है, विच मेक्स द प्रोसेस फास्ट कन्वर्जन मिल्क इनटू कर्ड। जो कि ये क्या होता है, लैक्टोबैसिलस इस प्रोसेस को फास्ट बना देता है, मिल्क का दही में कन्वर्ट होने वाले प्रोसेस को। नेक्स्ट,
रिपेंड फ्रूट डू नॉट रॉट इन डीप फ्रीजर। जो पके हुए फल होते हैं उनको आप बहुत ज़्यादा फ्रीजर में बहुत ज़्यादा लो टेम्परेचर पर रख दो तो वो खराब नहीं होते, सड़ते नहीं है। ऐसा क्यों? आंसर, माइक्रो ऑर्गेनिज्म कैन नॉट ग्रो और मल्टीप्लाई एट लो टेम्परेचर। क्योंकि जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होती हैं बेटा बहुत ही अल्ट्रा लो टेम्परेचर पर वो क्या करती हैं, अपने आप को मल्टीप्लाई नहीं कर पाती हैं, ग्रो नहीं कर पाती हैं, उनकी ग्रोथ आप रोक देते हैं। सो रिपन फ्रूट डू नॉट रॉट इन डीप फ्रीजर, इसलिए रिपन फल, पके हुए जो फल होते हैं वो डीप फ्रीजर में खराब नहीं होते, लंबे समय तक टिके रहते हैं। नेक्स्ट, मिल्क टेक्स लॉन्ग टू फॉर्म कर्ड ड्यूरिंग विंटर। सर्दियों के दिनों में मिल्क से दही बनने में काफ़ी समय लगता है, ऐसा क्यों? सर्दियों के दिनों में ऐसा क्यों होता है बेटा? आंसर, इन विंटर्स माइक्रोबियल ग्रोथ इज स्लो। सर्दियों के दिनों में माइक्रोबियल यानी माइक्रो ऑर्गेनिज्म की ग्रोथ स्लो हो जाती है। क्यों स्लो हो जाती है? ड्यू टू लो टेम्परेचर, क्योंकि टेम्परेचर कम होता है। सो इट टेक्स लॉन्ग टाइम टू फॉर्म कर्ड, और इसलिए क्या होता है, कर्ड को बनने में, मिल्क से कर्ड को बनने में बहुत ज़्यादा समय लगता है। नेक्स्ट देखेंगे, पास्चुराइजेशन प्रिवेंट्स स्पॉइलेज ऑफ मिल्क। पास्चुराइजेशन से है ना मिल्क जो होता है उसकी बर्बादी रुक जाती है या कम हो जाती है, ऐसा क्यों? आंसर, इन द प्रोसेस ऑफ पास्चुराइजेशन फर्स्ट बार्निंग ऑफ मिल्क एक्टिवेट्स द जब। पहले जब हम दूध को हल्का गर्म करते हैं तो उसके अंदर जो जम्स हैं वो काफ़ी एक्टिवेट हो जाते हैं, यानी खुल के सामने आ जाते हैं। आओ हमें अब क्या करोगे, हमको तो फेवरेबल कंडीशन यानी थोड़ा टेम्परेचर मिल चुका है ना, चलिए। एंड आफ्टर दैट, लेकिन उसके बाद जब हम कूलिंग करते हैं बेटा, ठंडा देते हैं जब उसको, किल्स द जर्म, तो उस ठंडे में बेचारे जर्म्स मर जाते हैं। इन दिस वे पास्चुराइजेशन प्रिवेंट स्पॉइलेज ऑफ मिल्क। इस तरह से पास्चुराइजेशन नाम का जो प्रोसेस है वो मिल्क को खराब होने से, है ना, स्पॉइल होने से बचा लेता है। नेक्स्ट, डेड एनिमल बॉडी स्टार्ट्स एमिटिंग फाउल स्मेल आफ्टर सम टाइम। तो कह रहा है जो डेड बॉडी होती हैं एनिमल्स की, ह्यूमंस की भी मान लो, किसी की मान लो, उनसे बदबू आने लगती है या बेकार, है ना, स्मेल आने लगती है कुछ देर बाद। तो ऐसा क्यों होता है बेटा? आंसर, डेड एनिमल्स बॉडी स्टार्ट्स एमिटिंग फाउल स्मेल आफ्टर सम टाइम ड्यू टू द रिलीज ऑफ गैसेज। तो जो स्मेल आ रही है वो कुछ गैसेस के कारण आ रही है। कौन कौन सी? लाइक हाइड्रोजन सल्फाइड नाम की गैस, सड़े अंडे जैसी गैस जो होती है ड्यूरिंग डिकम्पोजिशन ऑफ डेड बॉडीज। तो ये गैस निकल रही होती है ऑफ एनिमल्स बाय माइक्रो ऑर्गेनिज्म। तो और कैसा क्यों होता है? क्योंकि ये चीजें डिकम्पोज होने लगती हैं, इसलिए ये गैसेस निकलती हैं और इन गैसेस की वजह से ऐसी फाउल स्मेल वहां पे आती है। नेक्स्ट, फ्रेश फूड शुड बी केप्ट कवर्ड। जो ताजे फल होते हैं उनको हमें कवर करके ढक के रखना चाहिए। अब ढक के रखने का मतलब ये नहीं टिफिन में बंद करके रख दो, है ना, कपड़े से या किसी और चीज से ढक के रखना चाहिए। आंसर, फ्रेश फूड शुड बी कवर्ड टू प्रिवेंट इट फ्रॉम डस्ट, ताकि उस पर धूल, मिट्टी, फ्लाई, जम्स वगैरह ना बैठे, ना लगे उसको, है ना। नेक्स्ट, वैक्सीनेशन इज गिवन टू ए हेल्दी पर्सन। यानी कि भाई वैक्सीनेशन है, जो दवाई लगाई जाती है, इंजेक्शन वगैरह लगाए जाते हैं, टीके लगाए जाते हैं, एक हेल्थी पर्सन को देना चाहिए। वाह, हमने कहा था कि वाई लगाते चले जाना सबके आगे। आंसर देखेंगे, वैक्सीनेशन इज गिवन टू ए हेल्दी पर्सन टू प्रोड्यूस एंटीबॉडीज इन द बॉडी ऑफ हेल्थी पर्सन। तो यहाँ पे कहा गया है वैक्सीनेशन जो होता है वो एक हेल्दी पर्सन को देना चाहिए ताकि वो प्रोड्यूस कर सके, उसकी बॉडी में प्रोड्यूस हो चुके हैं एंटीबॉडीज इन द बॉडी ऑफ द हेल्दी पर्सन, सो दैट इट कैन प्रिवेंट द पर्सन फ्रॉम फ्यूचर डिजीज, ताकि भविष्य में उसको उस टाइप की बीमारी ना हो, है ना, या जो हो चुकी हो हमारी बॉडी उससे लड़ सके भविष्य में, है ना। नेक्स्ट, डो राइज व्हेन ईस्ट एडेड टू इट। जो डो होता है वो राइज हो जाता है, फूल जाता है ना, मोटा हो जाता है। ऐसा क्यों होता है जबकि उसमें ईस्ट ऐड करते हैं? ऐसा क्यों हो रहा? आंसर, व्हेन ईस्ट इज एडेड टू डो, जब डो में ऐड किया जाता है ईस्ट को, ईस्ट सेल रिप्रोड्यूस रैपिडली। ईस्ट सेल अपने आप को रिप्रोड्यूस करना शुरू कर देते हैं, 2 से 10 होंगे, 10 से 1000 होंगे, ऐसे मल्टीप्लाई, एंड गिव आउट कार्बन डाइऑक्साइड, और अपने अंदर से कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकालते हैं इस रिएक्शन के दौरान। दिस गैस मेक्स द डो राइज। तो यानी CO2 की वजह से ये गैसेस क्या हो जाती हैं? डो को राइज कर देती हैं। नेक्स्ट देखते हैं, बैक्टीरिया डू नॉट ग्रो अराउंड द माइसीलियम
ऑफ पेनिसिलियम नोटेटम। तो भाई वो कह रहा है इसके आसपास आपको बैक्टीरिया ग्रो करते उगते नहीं दिखेंगे, बढ़ते नहीं दिखेंगे, ऐसा क्यों? आंसर, बैक्टीरिया डू नॉट ग्रो अराउंड द माइसीलियम ऑफ पेनिसिलियम नोटेटम बिकॉज इट किल्स बैक्टीरिया, क्योंकि ये बैक्टीरिया को मार देता है, इसलिए नहीं दिखेंगे, है ना। नेक्स्ट, व्हाट आर माइक्रो ऑर्गेनिज्म? माइक्रो ऑर्गेनिज्म क्या होती हैं? तो देखो बेटा, माइक्रो ऑर्गेनिज्म आर द टाइनी लिविंग थिंग्स, छोटी छोटी जो चीजें होती हैं, जिन्हें जिंदा रहती हैं, जो लिविंग थिंग्स होती हैं, उनको हम कहते हैं माइक्रो ऑर्गेनिज्म। नेक्स्ट, व्हाट आर एंटीबायोटिक्स? एंटीबायोटिक्स क्या होते हैं बेटा? आंसर, एंटीबायोटिक्स आर मेडिसिन मेड फ्रॉम बैक्टीरिया एंड फंगी। एंटीबायोटिक ऐसी दवाइयां हैं जो बैक्टीरिया और फंगी से बनाई जाती हैं। चलिए नेक्स्ट देखने वाले क्वेश्चन नंबर 4, नेम 5 मेजर ग्रुप्स ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म। माइक्रो ऑर्गेनिज्म को किन 5 भागों में बांटा गया? आसानी से उनके नाम बता दीजिए बस। तो वायरसेस हैं, बैक्टीरिया हैं, प्रोटोजोआ हैं, एल्गी हैं एंड फंगी हैं। तो ये ग्रुप हैं 5। नेक्स्ट, अब देखने वाले हम क्या? लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन। तो लॉन्ग है तो बेटा आंसर भी लॉन्ग में ही देना पड़ेगा। चलिए देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे सामने। तो देखिए बेटा, Who was the first scientist to have discovered microorganism and how? सबसे पहले साइंटिस्ट का नाम बताइए जिसने क्या किया था, है ना, डिस्कवर्ड माइक्रो ऑर्गेनिज्म एंड हाउ, जिसने सबसे पहले माइक्रो ऑर्गेनिज्म की डिस्कवरी की थी और कैसे की थी ये भी बता दो, थोड़ा सा एक्सप्लेन भी कर दो। आंसर, भाई एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम था रॉबर्ट हुक। इन 1665 1665 में वाज द फर्स्ट टू डेवलप एक क्रूड माइक्रोस्कोप। इन्होंने एक मतलब जोड़ तोड़ के थोड़ा सा क्रूड मतलब कच्चा उच्चा सा माइक्रोस्कोप बना लिया था। विद द हेल्प ऑफ विच ही ऑब्जर्व हनीकॉम्ब, जिसकी मदद से इन्होंने हनीकॉम्ब देखा था। हनीकॉम्ब जैसी लाइक स्ट्रक्चर इन्होंने देखी थी इन ए थिन स्लाइस ऑफ कॉर्क, और स्लाइस ऑफ कॉर्क में देखी थी। ईच कैविटी इन द पीस ऑफ कॉर्क सीन बाय हिम वाज नेम्ड एज ए सेल, और उसको इन्होंने एक सेल का नाम दिया था। उसके बाद क्या हुआ? तो भाई देखो माइक्रोस्कोप तो है ना, ये समझ चुके थे, ठीक है। अब कह रहा क्या वो सेल माइक्रो ऑर्गेनिज्म में काउंट होंगे? तो आप खुद से समझिए। एंटोन वॉन ल्यूवेनहॉक, जो ये ल्यूवेनहॉक थे, वाज द फर्स्ट पर्सन नोन टू हैव ऑब्जर्व बैक्टीरिया अंडर ए मैग्नीफाइंग ग्लास। तो इन्होंने मैग्नीफाइंग ग्लास मतलब कि माइक्रोस्कोप के अंदर माइक्रो ऑर्गेनिज्म को सबसे पहले देखा था, लेकिन माइक्रोस्कोप की डिस्कवरी रॉबर्ट हुक कर चुके थे। चलिए नेक्स्ट, What are the decomposers and in what way they serve us? Decomposers क्या होते हैं और किस तरीके से हमारी सेवा करते हैं या हमारी मदद करते हैं? आंसर, the microorganisms which convert biodegradable waste into simpler substances, है ना। तो ऐसी माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंस को सिंपल सब्सटेंसेस में कन्वर्ट कर देती हैं या उसको डिकम्पोज कर देती हैं बाय द प्रोसेस ऑफ डीके एंड डिकम्पोजिशन आर कॉल्ड डीकम्पोजर्स, उनको हम डीकम्पोजर्स कहते हैं। डीकम्पोजर्स सर्व एज अस बाय मेकिंग एनवायरनमेंट क्लीन। डीकम्पोजर हमारी मदद तब करते हैं, कैसे करते हैं? वो हमारे एनवायरनमेंट में डिकम्पोज करा के उसको क्लीन बना देते हैं, नीट एंड क्लीन। तो ये हमारे एनवायरनमेंट का सफाई कर्मचारी हैं, है ना। चलिए नेक्स्ट, हाउ डू वी से मिल्क फ्रॉम स्पॉयलेज? मिल्क को खराब होने से हम कैसे बचा सकते हैं? ठीक है, तो भाई कुछ मेथड दिए, मेथड सुन लीजिए। हीटिंग और बॉइलिंग करके, रेफ्रिजरेशन मतलब कूलिंग करके, पास्चुराइजेशन, ठीक है, पहले गर्म करेंगे फिर ठंडा करेंगे। नेक्स्ट देखने वाले क्वेश्चन नंबर 4, हाउ डज मॉडर्न प्रोसेस ऑफ पास्चुराइजेशन डिफर फ्रॉम द वन गिवन बाय पास्चर? ठीक है, यानी आज का जो पास्चुराइजेशन प्रोसेस है वो पास्चर ने जो कभी पहले मेथड दिया था उससे किस तरीके से अलग है। ठीक है, तो भाई देखो किस तरीके से अलग है, ये हमने कुछ पॉइंट बनाए। मेथड गिवन, पास्चर ने क्या कहा था? हीटेड अप टू 70 डिग्री सेंटी, 70 डिग्री सेंटी गर्म करो, यहाँ भी गर्म करते हैं। होल्ड एट 70 डिग्री सेंटी फॉर सम टाइम, कुछ देर के लिए रोक के रखो, ये कहता है कि नहीं, केवल 1 से 2 मिनट रोक के रखो। नेक्स्ट, कूलिंग क्विकली, उसके बाद तुरंत ठंडा कर दो। लेकिन आजकल क्या करते हैं बेटा, तो पहले एक्सपोज टू यूवी अल्ट्रावायलेट रेज के सामने रख देते हैं, ठीक है, जिससे क्या होता है उसका स्टरलाइजेशन होता है, उसमें जर्म्स वगैरह मार दिए जाते हैं। फिर उसको कूलिंग करते हैं, पैक्ड इन ऑक्सीजन फ्री बोतल में पैक कर देते हैं जिसमें ऑक्सीजन नहीं होती है। तो ये थोड़ा सा अलग हो गया थर्ड स्टेप। चलिए नेक्स्ट, व्हाट आर बैक्टीरियोफेजेस?
बैक्टीरियोफेज क्या होते हैं, हाउ डू दे हेल्प इन कीपिंग वाटर क्लीन, किस तरीके से वो पानी को साफ सुथरा बनाए रखने में हमारी मदद करते हैं। आंसर बेटा, ए बैक्टीरियोफेज इज ए स्पेशल काइंड ऑफ वायरस, ये एक अजीब तरह का वायरस होता है दैट अटैक्स एंड लिव्स ऑन बैक्टीरिया, जो बैक्टीरिया पे अटैक करता है और उसी पे रहता है, और दे हेल्प इन क्लीनिंग ऑफ वाटर बाय ईटिंग द बैक्टीरिया, पानी में जाके ये वहाँ के बैक्टीरिया को खाने का काम भी करता है, जिससे वाटर नीट एंड क्लीन हो जाता है। तो इस तरह से बैक्टीरियोफेज हेल्प करता है। नेक्स्ट, why do we heat a needle on a flame before using it to take out a spine that is thrown from our body? तो देखो बेटा, ये सीधे सीधे कहा है, किसी नुकीली चीज से, निडल से, आप सुई से, आप मान लीजिए अपने पैर से, हाथ से कांटा निकालने वाले हैं, तो उस सुई को, निडल को पहले आप गर्म करते हैं। ऐसा क्यों करते हैं भाई? आंसर, we heat a needle on a flame before using it to take out a spine that is torn from our bodies because heating kills the microorganisms, गर्म करने से माइक्रो ऑर्गेनिज्म मर जाती हैं, प्रेजेंट ऑन द निडल, उस निडल पे जो प्रेजेंट रही होंगी। इट बिकम्स इन्फेक्शन फ्री, और जिससे निडल क्या हो जाती है, इन्फेक्शन फ्री हो जाता है, इसलिए करते हैं गर्म। चलिए नेक्स्ट, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड वाई, आप क्या समझते हैं? सेप्टिक फॉर्मेशन, स्टरलाइजेशन, एंटीसेप्टिक से आप क्या समझते हैं? तीनों को देखेंगे बेटा। सेप्टिक क्या होता है? व्हेन ए बाउंड लेफ्ट ओपन विदाउट अप्लाइंग एनी ऑइंटमेंट, जब किसी बाउंड को, घाव को ऐसे ही खुला छोड़ दिया जाता है, उस पर कोई ऑइंटमेंट वगैरह, क्रीम वगैरह, ये सब चीजें नहीं लगाई आपने, तो क्या होता है? इट डेवलप पस, तो उसमें पस बनने लगता है। एज बाउंड बिकम इन्फेक्टेड, क्योंकि बाउंड जो है, घाव जो है, इन्फेक्टेड हो चुका है विद द जर्म्स कॉजिंग पस फॉर्मेशन, और जिसकी वजह से पस फॉर्मेशन होती है, और इसी को हम कहते हैं सेप्टिक। क्या कहते हैं बेटा? सेप्टिक कहते हैं। नेक्स्ट देखने वाले हैं बी पार्ट, स्टरलाइजेशन, द प्रोसेस ऑफ मेकिंग एन ऑब्जेक्ट फ्री फ्रॉम जर्म्स, इट में इंक्लूड। तो कह रहा कि जो प्रोसेस है जर्म फ्री बनाने का, उसको हम स्टरलाइजेशन कहते हैं। इट में इंक्लूड, इसमें कुछ चीजें हो सकती हैं, जैसे कि बॉयलिंग, वॉशिंग विद कार्बोलिक एसिड, एल्कोहल, क्लोरिनेशन एक्सेट्रा यूज फॉर स्टरलाइजेशन, ये चीजें हम यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट, एंटीसेप्टिक की बात करें तो एक केमिकल या ऑइंटमेंट यूज टू किल द जर्म, जिससे जर्म्स मर जाते हैं या रिड्यूस द पस फॉर्मेशन हो जाए, सेप्टिक कहते हैं जिसको, इज नोन एज नोज एन एंटीसेप्टिक, तो उसको हम एक एंटीसेप्टिक का नाम देंगे। नेक्स्ट देखने वाले हैं, इन व्हाट वेज माइक्रो ऑर्गेनिम्स आर यूजफुल, हार्मफुल, माइक्रो ऑर्गेनिज्म किस तरीके से हमारे लिए हार्मफुल है और यूजफुल है। चलिए पहले यूजफुल देख लेते हैं। प्रिपेयरिंग कर्ड फ्रॉम मिल्क, मिल्क से दही बनाना। इन रेजिंग डो एंड मेकिंग ब्रेड, डो को राइज कराना। इन द डाइजेशन ऑफ फूड, फाइटनिंग डिजीज, है ना, खाने को पचाना, बीमारियों से लड़ना, कॉजिंग जर्म, जो कि जर्म्स की वजह से हो रही हैं। इन द फॉर्मेशन ऑफ विनेगर, विनेगर बनाना, अदर केमिकल एसिड्स वगैरह बनाने हैं लेबोरेटरी में, इंडस्ट्री में, वहाँ मदद करता है। इन द मेकिंग ऑफ एल्कोहल, एल्कोहल बनाने में करता है। हेल्पफुल इन क्लीनिंग द एनवायरमेंट। तो इतने सारे तरीके, और भी बहुत सारे दिए हुए हैं आपकी बुक में, है ना, 10-11 दिए हुए हैं आई थिंक। तो यानी कह रहा है कि ऐसा क्यों करते हैं, तो भाई इसलिए आपको जवाब मिल चुका है। अब देखते हैं हार्मफुल कैसे हमारी माइक्रो ऑर्गेनिज्म। तो देखो बेटा, कॉजिंग डिजीज इन एनिमल्स एंड प्लांट, ये एनिमल्स में, प्लांट्स में बीमारियां फैलाती हैं। कॉजिंग फूड स्पॉयलेज, खाने को बर्बाद कर देती हैं, तो इसलिए भैया ये नुकसानदेह भी हैं, हार्मफुल भी होती हैं। नेक्स्ट 9, व्हाट आर कम्युनिकेबल डिजीज, लिस्ट सम ऑफ द कैरियर्स ऑफ माइक्रोब्स। तो कह रहा है कि कम्युनिकेबल डिजीज क्या होती हैं, सम ऑफ कैरियर्स ऑफ माइक्रोब्स के कोई कैरियर के नाम बताओ। यहाँ पे लिखो 2-4 नाम। चलिए देखते हैं आंसर। माइक्रोबियल डिजीज ट्रांसमिटेड फ्रॉम एन इन्फेक्टेड पर्सन टू हेल्दी पर्सन, यानी जो इन्फेक्टेड पर्सन, जिसको बीमारी हो चुकी है, उससे एक हेल्दी पर्सन में फैलती है माइक्रोबियल डिजीज। आइदर थ्रू एयर से, पानी से, फूड से, और बाय डायरेक्ट कॉन्टैक्ट विद हिम, और थ्रू एनिमल्स की मदद से, जो कि इंसेक्ट्स भी हो सकते हैं, आर कॉल्ड कम्युनिकेबल डिजीज। तो ऐसी बीमारी जो कि फैलती है इन्फेक्टेड पर्सन से हेल्दी पर्सन में, एयर के माध्यम से, पानी के माध्यम से, खाने के या डायरेक्ट कांटेक्ट के माध्यम से, ठीक है, और थ्रू एनिमल्स या एनिमल्स के द्वारा, इंसेक्ट्स के द्वारा,
ऐसी बीमारियों को हम कम्युनिकेबल डिजीज कहते हैं। ओके, द इंसेक्ट्स एंड एनिमल्स विच ट्रांसमिट डिजीज, तो कुछ इंसेक्ट्स हैं, एनिमल्स हैं जो बीमारियां फैलाते हैं, ठीक है। कॉजिंग माइक्रोब्स एक्ट एज कैरियर ऑफ पैथोजन, तो वो क्या करते हैं, कैरियर की तरह, पैथोजेंस की तरह बिहेव करते हैं। एग्जाम्पल आर हाउस फ्लाई हो गया, मॉस्किटो हो गया, इस तरह के एग्जाम्पल हो चुके हैं। चलिए 10, व्हाट कॉजेज फूड पॉइजनिंग, फूड पॉइजनिंग कैसे होता है, क्या है ये बताइए इसके बारे में। चलिए, माइक्रो ऑर्गेनिज्म growing on food are one of the major cause of food spoilage resulting in food poisoning। तो भाई खाने पे जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म जमा होती हैं, उग आती हैं, वो खाने को बर्बाद कर देती हैं, जिसकी वजह से फूड पॉइजनिंग होती है। सर्टेन माइक्रो ऑर्गेनिज्म जैसे कि फंगी, बैक्टीरिया एंड वर्म्स स्टार्ट ग्रोइंग ऑन कुक्ड फूड और इवन ऑन जूसी फ्रूट कैप फॉर ए लॉन्ग एट ए ह्यूमिड प्लेस, यानी नमी वाली जगह पर अगर आप बना हुआ खाना रख देंगे, ठीक है, जूसी फ्रूटी चीज़ें रख देंगे, ह्यूमिन नमी पाकर वो भी खराब हो सकता है लंबे समय तक अगर ऐसा कर रहे हैं आप, ठीक है। फूड गेट्स स्टेल एंड स्टार्ट स्मेलिंग बैड, ये सड़ जाता है, बर्बाद हो जाता है, इसमें स्मेल आने लगती है। मोस्ट कॉमन इज द ग्रोथ ऑफ माउल्ड, और ज़्यादातर कॉमनली ये चीज़ें माउल्ड्स की ग्रोथ के साथ होती हैं। बैक्टीरिया एंड अदर जर्म्स ऑन द फूड, खाने पर, दस मेकिंग इट पॉइजनस, जिसकी वजह से जहरीली हो जाती हैं। नेक्स्ट देखने वाला है 11th क्वेश्चन, व्हाट इज फर्मेंटेशन, हाउ डज इट सर्व द इंडस्ट्री। फर्मेंटेशन क्या होता है और ये इंडस्ट्री में कैसे मदद करता है, कैसे सेवा करता है वहाँ पे। देखिए बेटा, द प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ शुगर इन द अब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन इनटू अल्कोहल इज कॉल्ड फर्मेंटेशन। मतलब शुगर का फॉर्मेशन होना अल्कोहल में ऑक्सीजन की अब्सेंस में विद द हेल्प ऑफ ईस्ट सेल, इसको प्रोसेस को हम कहते हैं क्या, फर्मेंटेशन। तो पूरी की पूरी कहानी इन्होंने एक इक्वेशन बना के लिख दी गई है। चलिए देखते हैं। फर्मेंटेशन सर्व इन द इंडस्ट्री कैसे, फॉर मेकिंग वाइन, वाइन बनाने में, मेकिंग एसिटिक एसिड बनाने में ये हेल्प करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखने वाले हैं, लिस्ट द वेरियस मेथड्स ऑफ फूड प्रिजर्वेशन। फूड प्रिजर्वेशन करने के जितने मेथड हैं उनको लिस्ट बनाइए, उनके नाम लिख दीजिए। चलिए देखते हैं कौन कौन है। डिहाइड्रेशन ऑफ फूड, नमी हटा दो, हीटिंग और बॉयलिंग, गर्म कर दो, उबाल दो, रेफ्रिजरेशन, ठंडा कर दो, पिकलिंग, अचार डाल दो, है ना। तो इस तरह से सॉल्टिंग, शुगर सिरप, है ना, मुरब्बा बनाते हैं मीठा वाला, बोटलिंग, बोतल में भर दो, कैनिंग हो गया, सचेत हो गया, पास्चुराइजेशन कर सकते हैं, यूज ऑफ प्रिजर्वेटिव कर सकते हैं। तो इतने सारे मेथड हैं, आप खाने को खराब होने से बचा सकते हैं। तो इस तरह से आज हमने देखा इस चैप्टर का कंप्लीट सॉल्यूशन, क्लास 8 का मिशन साइंस का चैप्टर नंबर 2। तो क्या आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट हो जाती हैं, इस बात को कमेंट बॉक्स में कमेंट करना ना भूलेगा। और आपके या आपके फ्रेंड्स के स्कूल में कौन सी बुक साइंस की यूज हो रही है हमें कमेंट बॉक्स में करके जरूर बताइएगा, ताकि बाकी बुक्स के भी हम सॉल्यूशन लाते रहें। तो चलते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।